जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। सर, मेरे पास कई सारे मैसेज थे और हमने कमेंट बॉक्स में भी देखे थे, कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अजय सर कहाँ चले गए, रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे। तो सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिस प्लेटफॉर्म जिस इंस्टीट्यूशन पे काम करता हूँ वहाँ पर भी मुझे जूम पर क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक है। ठीक है, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। हम आपके कॉज के लिए डेडिकेटेड हैं, आपके लिए हम काम कर रहे हैं और आपके लिए हम काम करते रहेंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों तक देने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक वो होता है ना, हॉनेस्ट अटेम्प्ट। हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यार हमको कोई भी अंदर से होता है ना कि आप एक सेल्फिश कॉज से कोई काम करते हो। वैसी हमारी कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाए, आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आगे फिर आप इस रास्ते पे खुद चल पाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था क्लियर। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जितने भी एमसीक्यू की वो सीरीज़ होगी, वो सब की सब मैं पूरी तरीके से क्या करवाऊंगा, आपकी कंप्लीट करवाऊंगा। सेकंड पॉइंट ये था कि करंट अफेयर्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो आपको अब वीकली प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, सैटरडे, एवरी सैटरडे आपको जो वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे दो चीज़ें होंगी। हमें भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भी टाइम मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर एनालिसिस करने में। और आपको भी टाइम मिल जाएगा कि आपको रोज़ रोज़ की चीज़ें में काम नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार एक बड़ा सा वीडियो 40-50 मिनट से आप करिए और एक हफ्ते की आपकी करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपकी एक महीने में 3 बार ही 3-4 वीडियो बनेंगी, जिनसे आपका पूरा मंथ का करंट अफेयर क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। रोज़ रोज़ की दिक्कत से इससे हमें क्या हो जाएगी, आपकी थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मैंने आपको क्लियर करे। सेकेंडली, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो हर एक पेपर में पूछना, मतलब ये मान सकते हो आप कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें टॉपिक लेस इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये टॉपिक आता ही रहा है। तो हमारे यहाँ से प्लानिंग को ख़त्म कर दिया गया है, पर ये टॉपिक की जितनी इम्पोर्टेंस पहले थी उतनी ही इम्पोर्टेंस आज भी है। तो आज जो टॉपिक मैं चालू करने वाला हूँ वो है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। जो टॉपिक मैं आपका चालू करने वाला हूँ वो है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि आर्थिक नियोजन होता क्या है, प्लानिंग होता क्या है। तो मैं सर आपको बता दूं कि जो प्लानिंग है ना, जो योजना है, जो नियोजन है, वो हम सब भारतीयों के खून में है। आप सोचते होगे कि यार, आपने जब तैयारी शुरू की थी या मैंने तैयारी शुरू करी थी या मैं कहीं बाहर तैयारी करने के लिए जा रहा था, तो क्या क्या प्लान हमने बनाए थे। मतलब सुबह उठने तक का प्लान हम बनाते हैं, तो ये हमारे खून में है सर। और प्लानिंग बनाते क्यों हैं सर, प्लान हम क्यों बनाते हैं, क्यों प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सर, पहली चीज़ है, प्लानिंग एक प्रोसेस है। क्या है आपकी प्रोसेस, अनवरत प्रोसेस है। अनवरत प्रोसेस का मतलब है कि ऐसी प्रोसेस जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो चलती ही रहती है, चलती रहती है। वो सिर्फ कब ख़त्म होगी, जब आपकी ज़िंदगी की आप अंतिम सांसें लोगे, तब एक प्लानिंग की प्रोसेस आपकी क्या होगी, आपकी ख़त्म होगी। ठीक है, अदरवाइज़ ये आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल बिना रोके क्या है, आपकी चलती रहेगी। ये प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आपको विकास करना है। क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ये इसकी प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है, तो आपको समझ में क्या आता है, प्लानिंग क्या है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग योजना क्या है, तो आप बताना उसको कि जो प्लानिंग है वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है, कि अपने आप को विकसित करने की क्या है, आपकी एक प्रोसेस है, जिससे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जिससे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास संसाधन हैं, उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। कैसा यूटिलाइजेशन कर सकें, ऑप्टिमम। अब बात आती है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कई सारी जगह मतलब का ही मतलब नहीं समझ पाते लोग बात। तो
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा यूज़, इनका रैशनल यूज़ हम ऐसा करें कि कम ना पड़े, या अगर एक कम है तो कम चीज़ों में हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, ले सकें। जैसे कि हम दिव्यांश ने अभी एक वीडियो डाली है ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर, तो आपको ऑनलाइन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, ऑफलाइन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, रिसोर्सेज का ऐसा यूटिलाइजेशन करना है जिससे दोनों ही चीज़ों की अच्छी अच्छी चीज़ें आप क्या कर सको, आपका गेट कर सको। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो प्लानिंग पे आता हूँ मैं। प्लानिंग क्या है? तो सर जो योजना है वो क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, और डेवलपमेंटल प्रोसेस काय के थ्रू आपकी चलती है, वो चलती है आपकी रिसोर्स के यूटिलाइजेशन से। ठीक है, किसकी यूटिलाइजेशन से? रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से। ठीक है, तो प्लानिंग समझ में आता है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है कि प्रोसेस को कहाँ से लिया गया है। सर ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को कहाँ से लिया गया है। तो सर जो प्रोसेस है प्लानिंग की, उसको हमने USSR, जिसको आज हम रसिया के नाम से जानते हैं, उससे हमने लिया गया है। सर बात 1917 की थी, जब रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन चल रहा था, बोल्शेविक क्रांति, जिसको रूसी क्रांति भी कहते हैं। उसके बाद इस प्लानिंग की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? प्लानिंग की शुरुआत होती है। कहाँ से प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लिया गया है? तो USSR, रसिया से इस प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमने लिया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि प्लानिंग किस एक इकोनॉमिक सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। तो सर जो प्लानिंग है, जो आपका आर्थिक नियोजन है, जे समाजवादी अर्थव्यवस्था का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसका एक महत्वपूर्ण अंग है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का। सर एक वीडियो में इस पर भी बनाऊंगा आपका कि इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, जो आपके अर्थव्यवस्था जिस पर खड़ी होती है, जिस सिस्टम पर खड़ी होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सोशलिस्टिक क्या होता है, कैपिटलिस्टिक क्या होता है, कम्युनिस्टिक क्या होता है, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। इन पे भी मैं एक वीडियो आपका बनाऊंगा, इससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया प्लानिंग का मतलब। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट रसिया से लिया गया है। रसिया एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, और प्लानिंग जो है वो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं कि भारत में प्लानिंग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो सर पहली बार भारत में प्लानिंग की शुरुआत होती है 1934 से। कब से शुरुआत होती है भारत में प्लानिंग की? 1934 से, जब एक मोक्षानंद विश्वेश्वरैया, कौन थे आपके? मोक्षानंद विश्वेश्वरैया। इन्होंने एक बुक लिखी आपकी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कौन सी बुक लिखी इनने? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सर बहुत 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 इम्पोर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बुक किसने लिखी है, तो M विश्वेश्वरैया ने लिखी है। कब लिखी है? तो 1934 में लिखी है। इस बुक में ही भारत के नियोजन का पहला ब्लूप्रिंट रखा गया। भारत की प्लानिंग का पहला ब्लूप्रिंट रखा गया। किस बुक में रखा गया? आपका मोक्षानंद विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में रखा गया। तो भारत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में प्लानिंग की शुरुआत कब से होती है दोस्तों, तो 1934 से होती है, 1934 से होती है। क्लियर है चीज़? 1934 में विश्वेश्वरैया प्लान आया। उसके बाद एक कमेटी बनी जिसका नाम था NPC, नेशनल प्लानिंग कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी। कब बनी आपकी? 1938 में। सर 1938 का वो टाइम था जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। कहाँ पर अधिवेशन हुआ? हरिपुरा में। और इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए। कौन चुने गए आपके? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने इसी सेशन में एक कमेटी गठित की, इसी सेशन में एक कमेटी एस्टेब्लिश करी जिसका नाम था आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी। कि भारत में प्लानिंग का स्वरूप कैसा होगा उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए एक कमेटी गठित करते हैं सुभाष चंद्र बोस, एस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम था आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी। कब करी? आपका 1938 में। ठीक है मेरे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
गठित कौन ने करी थी? आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने गठित की? सुभाष चंद्र बोस ने। पर इसके जो आपके प्रेसिडेंट थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? आपके JL नेहरू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है NPC के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। NPC गठित कौन ने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? तो 1938 में की थी। ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद सर NPC के बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आता है 1944 का बॉम्बे प्लान। किसका? 1944 का बॉम्बे प्लान। इस बॉम्बे प्लान में 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर, इस बॉम्बे प्लान में 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान प्रस्तुत करा। अब आपको पता ही है यार, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो उद्योगपति हैं, अगर वो कोई प्लान रखेंगे तो वो प्लान कैसा होगा? वो किसको, किसकी कॉज के लिए काम करता होगा? वो अमीर अमीर जो वर्ग है भारत का, उसके लिए क्या करता होगा? आपका काम करता होगा। वो प्लान किसके लिए बनाया गया? आपका अमीर जो वर्ग है उनके लिए ये प्लान की रूपरेखा, ये प्लानिंग का ड्राफ्ट क्या करा गया? आपका तैयार करा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में आया। किनके द्वारा? 8 जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा इसको रखा गया। अब जाहिर सी बात थी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर एक चेहरे के अलग अलग रंग हैं। मतलब भारत में कई सारी आइडियोलॉजीज का देश है। भारत कैसा देश है सर? कई सारी आइडियोलॉजी का देश है। तो जाहिर सी बात थी, एक कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी आ चुकी थी। कैसी आइडियोलॉजी आ चुकी थी? कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी आइडियोलॉजी आ चुकी थी। किसके द्वारा? बॉम्बे प्लान के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, इसका रिएक्शन तो होना ही होना था। तो इसके रिएक्शन में एक प्लान आता है जिसको हम गांधीवादी प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांधीयन प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी गांधीवादी योजना बोलते हैं। ये भी कब आई? आपकी 1944 में। ये लेकर कौन आया आपका? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल लेकर आया। कौन लेकर आयागा? SN अग्रवाल या श्रीमन नारायण अग्रवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जाहिर सी बात है कि गांधीयन प्लान है तो किसके ऊपर डिपेंड करा होगा? गांवों के ऊपर डिपेंड करा होगा, छोटे छोटे लघु उद्योगों के ऊपर निर्भर करा होगा। ठीक है, गांधीयन आइडियोलॉजी आ चुकी थी। अब जो तीसरी आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिस्ट लोगों की, क्योंकि भारत में कई सारी आइडियोलॉजी हैं। तो अब उन्हें ऐसा लगने लगा, यार अगर ये प्लान अप्रूव हो गया तो हमारी आइडियोलॉजी तो कहीं रहेगी नहीं। तो इस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए हर एक इंसान अब अपने अपने प्लान भारत में रखना चालू कर दिया। तो जो प्लान, अब नेक्स्ट प्लान जो आया वो था आपका प्यूपिल्स प्लान। कौन सा प्लान था आपका नेक्स्ट? प्यूपिल्स प्लान। ये कब आया आपका? 1945 में। कौन लेकर आया? जो भारत के सबसे बड़े उस टाइम के कम्युनिस्ट नेता थे आपके MN रॉय। कौन थे आपके? MN रॉय। वो इसको लेकर आते हैं। किसको? प्यूपिल्स प्लान को। कब? आपका 1945 में। ये प्लान भी गरीब मजदूर वर्ग के को ज़्यादा ध्यान में रखता था। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट के द्वारा बनाया गया क्या था? आपका प्लान था। तो सर आपको याद नहीं रखना, आपको समझना है। बॉम्बे प्लान आएगा तो बॉम्बे प्लान की रिएक्शन कौन कौन सी होंगी? आपकी गांधीयन प्लान और आपका प्यूपिल्स प्लान। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी। बॉम्बे प्लान का रिएक्शन कौन? आपका गांधीयन प्लान और प्यूपिल्स प्लान। ठीक है, अब सर बात होती है कि कई सारे अलग अलग लोग अलग अलग, क्योंकि भारत में 100 चेहरे और 100 बातें। ठीक है, तो अलग अलग इंसान अलग अलग प्लान दे रहे थे भारतीय लोगों को, या भारतीय जो उस टाइम, क्योंकि वो टाइम ऐसा था तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, संविधान जो था वो बन रहा था। हमको प्लानिंग, किस टाइप की हम प्लानिंग का अप्रोच, किस टाइप के योजना के मॉडल को हम अपनाएं, इस पर भी बड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम जाते जाते एक प्लान और रखा गया। ठीक है, किसके द्वारा? आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा, जिसका नाम था आपका सर्वोदय योजना। जिसको क्या बोलते हैं? आपका सर्वोदय प्लान या सर्वोदय योजना। कब आई आपकी? 1950 में। किसने रखी? आपकी जयप्रकाश नारायण ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो जयप्रकाश की जो योजना थी सर्वोदय प्लान, ए भी डिपेंडेंट किसके ऊपर थी? आपकी लगभग गांधीयन प्रिंसिपल को इसमें बहुत ज़्यादा शामिल करा गया था। ठीक है, पर भारतीय लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आप कोई भी कॉमन चीज़ पर राजी नहीं हो सकते। कई सारे लोग हैं वो आपको अलग अलग तरह के विचार देते रहेंगे। तो एक कॉमन प्लानिंग की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो भारत में प्लान बना सके।
अदरवाइज भारत में ऐसा ही चलता रहेगा, लोग अलग अलग प्लान बनाते रहेंगे और कोई भी प्लान को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो भारत में एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई। किसकी ज़रूरत महसूस हुई? एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई जिससे भारत में प्लानिंग की प्रोसेस को चालू कर सकें। तो सर यहीं से आप देखते हो कि भारत में किसका उदय होता है? पीसी का उदय होता है, प्लानिंग कमीशन का। भारत में प्लानिंग कमीशन बनता है। भारत में प्लानिंग कमीशन कब बना आपका? 15 मार्च 1950 को बना। कब बना? 15 मार्च 1950 को। किसका गठन होता है भारत में? प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। अब सर जो सेकंड क्वेश्चन आता है, जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ भारत में? तो कब गठन हुआ? 15 मार्च 1950 को। जो द्वितीय क्वेश्चन आता है, जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि प्लानिंग कमीशन एक किस प्रकार का निकाय है, एक किस प्रकार की बॉडी है। ठीक है, तो सर मैं आपको बताऊं तो बॉडी दो प्रकार की होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होती है और एक स्टेट्यूटरी होती है। किस टाइप की? एक वैधानिक निकाय होते हैं, वैधानिक बॉडी होती है, और एक संवैधानिक होती है। पहले इन दोनों में मैं आपको अंतर बता देता हूं। तो संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। किसमें जिक्र है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जैसे कि आपका चुनाव आयोग, जिसका आर्टिकल 324 में जिक्र करा गया है। तो ये कैसी एक बॉडी है, एक कैसा एक इंस्टीट्यूशन है? कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। सेकेंडली हम बात करते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी की। सर वैधानिक संस्था वो संस्था होती हैं जो कोई कानून के द्वारा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा बनाई जाती हैं? कोई एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे वुमन कमीशन, जैसे आपका महिला आयोग, जो वुमन कमीशन एक्ट 1992 के द्वारा क्या करा गया है? आपका बनाया गया है। तो सर आपको याद रखना है, जो पीसी है, जो प्लानिंग कमीशन है, वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टेट्यूटरी बॉडी है। पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपका जो प्लानिंग कमीशन है वो एक किस प्रकार का निकाय है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना तो ये संवैधानिक है, और ना ही क्या है आपका स्टेट्यूटरी है। ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनी थी। किसके रिजोल्यूशन से बनी थी? कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनी थी। मतलब मंत्री परिषद के प्रस्ताव के द्वारा क्या थी? आपकी गठित थी। जब चार यार मिल बैठे थे और चार यार ने सोचा कि यार अब कोई एक ऐसी संस्था बनाते हैं, और उन्होंने साइन करा और एक संस्था का क्या हो जाता है? आपका उदय हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीसी एक कैसी बॉडी है, तो आप बताओगे कि जो प्लानिंग कमीशन है वो एक कैबिनेट रिसोल्यूशन से बनी हुई बॉडी है, मंत्री परिषद के निर्णय के द्वारा बनी हुई क्या है? आपकी बॉडी है। क्लियर है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? तो याद रखना सर, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन होता है आपका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कंफ्यूज होना की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन में अंतर है। चेयरमैन पूछे तो पीएम होता है, डिप्टी चेयरमैन पूछे तो अलग अलग होते हैं। अभी प्लानिंग कमीशन को हमने ख़त्म कर दिया है। इसकी जगह हम एक इंस्टीट्यूशन लेकर आए हैं जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम बात करेंगे भारत में प्लानिंग हिस्ट्री को लेकर, कि भारत में 5 ईयर प्लान्स जो थे वो किस प्रकार से चले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ सर, एक एक क्वेश्चन को मैं आपका यहाँ पर डिस्कस करूंगा। कोई भी क्वेश्चन प्लानिंग से आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।